हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी जोन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार सचिवालय का सेट नंबर 8। आशा करते हैं कि इससे पहले के बाकी के 7 सेट तक आपने ज़रूर देखा है। नहीं देखें तो प्लेलिस्ट देखिए, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिलेगी। और जो अभी फिलहाल आपको टॉपिक वाइज सीरीज़ दी जा रही है, अलग अलग टॉपिक पे रिविजन्स के पर्पज़ से, आप उन सभी वीडियो को ज़रूर देखिए। दिन में आपको 2 वीडियो वैसे मिलता है और ये शाम को वीडियो आती है, तो इन तीनों वीडियो को रेगुलरली आप ज़रूर फॉलो करिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 50 MCQ देखने वाले हैं हमेशा की तरह। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी जो कि इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, तो एंड तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसके शासनकाल में गौतम बुद्ध के तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। जो तीसरा बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ वो किसके समय में हुआ था। शासक कौन थे, तो वो शासक थे अशोक। अशोक के समय में हुआ था। स्थान अगर पूछा जाए तो पाटलिपुत्र में ये आयोजन किया गया था तीसरी बौद्ध सभा का। और अगर हम बात करें कि अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, तो मोगलीपुत्र तीस ने की थी। मोगलीपुत्र तीस, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपने शासनकाल में 2 बार राज्याभिषेक करवाया। पहला राज्याभिषेक कब हुआ था। 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। पहला राज्याभिषेक जुलाई 1658 ऑप्शन बी। और अगर दूसरा राज्याभिषेक पूछा जाए तो दूसरा राज्याभिषेक 15 जून जो कि 1659 में दूसरा हुआ था। ठीक है, तो पहला ये, दूसरा ये, तो सही आंसर यहाँ पे फिलहाल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, आर्यन मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। आर्यन मल्होत्रा समिति, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बनेगा। आर्यन मल्होत्रा समिति का संबंध हो जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी कि बीमा क्षेत्र में सुधार से संबंधित इन्होंने सुझाव दिया था, रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 4, राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था। राजेंद्र चोल द्वारा बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि महिपाल प्रथम। महिपाल प्रथम किस वंश के शासक थी, तो ध्यान रखिएगा गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे। ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो दोनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि क्या सही आंसर होता है। पहला पॉइंट की बक्सर की लड़ाई ने अंग्रेजों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने की कुंजी प्रदान की थी। बिल्कुल सही है। 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि ने ब्रिटिश को बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद की। आपको पता है कि इलाहाबाद की संधि की जो प्रथम संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 में शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों को जो कि कह सकते हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की थी, तो उसके अंतर्गत बंगाल में अपना राज्य स्थापित करने में मदद मिली। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दोनों के दोनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि सी, यानी कि यहाँ पे 1 और 2 दोनों करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के विशेष उपबंध किए गए। ध्यान दीजिएगा, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में विशेष उपबंध किया गया। तो ये विशेष उपबंध आपको देखने को मिलेगा 5वीं अनुसूची में, जबकि 6ठी अनुसूची में सिर्फ 4 राज्यों के बारे में उल्लेख किया गया है। 4 राज्यों कौन कौन से, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 राज्य याद रखेंगे। तीसरी अनुसूची का संबंध शपथ से है। ठीक है, तीसरी अनुसूची शपथ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वीं अनुसूची तो आपको पता ही है, भूमि सुधार जो कि दिया गया। अगला प्रश्न है कि एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर रहते हैं, किस लिए। एपीफाइट्स वह पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं, किस कारण से, तो भौतिक समर्थन के लिए, सपोर्ट के लिए, सहारा के लिए निर्भर करते हैं। ऑप्शन बी। एपीफाइट्स जो होते हैं वो हमेशा बरसात वाले जो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर मौसम कह सकते हैं वह वर्ष भर वर्षा होते रहता है, उस तरह के मौसम में ये पौधे मिलते हैं, एपीफाइट्स। अगला प्रश्न है कि जौनपुर नगर किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। जौनपुर जो नगर है वो किसकी स्मृति में स्थापित किया गया था। और एक चीज़ हम जानते हैं, जौनपुर को पूर्व का सिराज के नाम से भी जाना जाता है और ये स्थापित किया गया था। ऑप्शन हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, बी बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में स्थापित किया गया था। यहाँ पे बी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन से कि अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर और पिपली में फैक्ट्रियाँ स्थापित की थी, कब। सही आंसर क्या बनेगा, अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार जो कि उड़ीसा में स्थापित किया था फैक्ट्री 1633। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता था। किसे सेनिया कहा जाता था, नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला, इसी को सेनिया कहा जाता था। सेनिया कहा गया है बिंबिसार को। बिंबिसार को श्रीणिक के नाम से भी जाना गया, तो इसे याद आएगा, हर्यक वंश के शासक थे बिंबिसार। ऑप्शन सी। सल्फर का साधारण नाम क्या है। सल्फर का साधारण नाम क्या है। एक तो हम गंधक जानते हैं,
लेकिन सल्फर का साधारण नाम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ब्रिमस्टोन होता है, ब्रिमस्टोन, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, ब्रिमस्टोन। ठीक है, ब्रिमस्टोन। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजराज प्रथम, राजराज प्रथम, ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फतेहपुर सीकरी की इबादत खाना क्या था? फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? इबादत खाने की स्थापना हम जानते हैं कि अकबर ने 1575 ईस्वी में कराया था, जिसमें इसमें क्या होता है कि वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों जो थे वो आकर के चर्चा करते थे। ठीक है, आकर के यहाँ पर चर्चा करते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम धर्म के लोग ही पहले इसमें 1575 में जब इबादत खाने की स्थापना हुई थी तो आ सकते थे। लेकिन 3 वर्ष के पश्चात जब 1575 की बात आई, 1578 की, तो उस वक्त इस इबादत खाना में सभी धर्मों को आने की अनुमति मिल गई थी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कब हुआ था? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और अकबर अपनी राजधानी आगरा से हटा करके 1571 में ही इसको बनाया था, राजधानी स्थानांतरित की थी। और 1571 में ही गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने यहाँ पर एक बुलंद दरवाज़ा का निर्माण भी कराया हुआ था फतेहपुर सीकरी में, आगरा के कुछ पास, मतलब आगरा से कुछ पास में स्थित है ये। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया? किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है शिव समुद्रम? तो राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन हम डी पे जाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, कावेरी। ठीक है, कावेरी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, लिच्छवी। ठीक है, लिच्छवी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है, लिच्छवी। अगला क्वेश्चन कि केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? केसर जो कि तना वाला एक पौधा है, और साथ में जम्मू कश्मीर में ये देखने को मिलता है। स्टिग्मा जिसको वर्तिकाग्र, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे, वर्तिकाग्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विनायक दामोदर सावरकर ने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना कब की थी? मित्र मेला जो कि बाद में चल करके अभिनव भारत जो कि क्रांतिकारी संगठन बना, मित्र मेला 1899 यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, 1899। नेक्स्ट क्वेश्चन की मराठा प्रशासन में नाना फडणवीस की भूमिका थी। नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली के नाम से भी जाना जाता था, और यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? महालेखाकार। ठीक है, महालेखाकार का नेतृत्व करते थे, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन कि विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई है मुद्रा राक्षस, पूछा जाता है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो विशाख दत्त। और इसमें क्या है, किसमें इस मतलब कि इसका विषय वस्तु क्या है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में इसमें आपको देखने को मिलता है, ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे, चंद्रगुप्त। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में लॉर्ड डफरिन के समय में, और इसके पहले जो अध्यक्ष थे वो थे भूमेश चंद्र बैनर्जी। भूमेश चंद्र बैनर्जी, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बदरुद्दीन तैयबजी जो देख रहे हैं वो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, और दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि फतवा ए जहानदारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? फतवा ए जहानदारी जो है किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या बनेगा? फतवा ए जहानदारी, जियाउद्दीन बर्नी, जियाउद्दीन बर्नी, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राज्य के नीतिक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, ये कौन सा अनुच्छेद निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट उनकी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण आर्टिकल 50 में हम देखने को मिलता है। तो सिद्धांत जो है, इसका सिद्धांत संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो किस भाग में? आर्टिकल 50 मैंने आपको बता ही दिया। तो भाग 4 जो होता है वो क्या होता है? भाग 4 में राज्य के नीतिक सिद्धांत। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आयरलैंड के संविधान से इसको ग्रहण किया गया था। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट वन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है किसे? तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा स्पीकर को। लोकसभा स्पीकर को, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, लोकसभा स्पीकर को। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है,
अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? अंडमान को निकोबार से तो मैंने आपको 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री तीनों चैनलों के बारे में अच्छे तरीके से बताया, अलग अलग ट्रिक बनाकर। तो आप अगर आपने उस ट्रिक को नहीं देखा है तो चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको 10 डिग्री चैनल के बारे में बताता हूँ। 10 डिग्री जो चैनल है वो अलग करता है छोटा अंडमान को कार निकोबार से, यानी छोटा अंडमान को निकोबार से अलग करता है 10 डिग्री चैनल। यहाँ पे बी बिल्कुल हमारा सही आंसर बन जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न क्या कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होगी वो राज्यपाल के द्वारा की जाएगी? किस आर्टिकल में ये बात कही गई है? तो इसका सही संबंध हो जाएगा आर्टिकल 163। आर्टिकल 163 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो ध्यान देना है कि पिपली घाट दर्रा पड़ता है आपका पश्चिमी घाट में, ठीक है। पश्चिमी घाट यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन ए पे जाएंगे। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर को याद रखने का सबसे बेहतरीन तरीका मैंने बताया था, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप हमारे जाकर के वीडियो को में सर्च कर लीजिएगा अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर का ट्रिक, जिसमें आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको बताया। और फिलहाल मैं आपको बता दूं कि अप्रत्यक्ष कर को हमने याद रखा था सीमा जी जो कि बिकी प्रोडक्ट, इस तरह से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो माल और सेवा कर जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, इसलिए हम यहाँ पे डी पे जा सकते हैं। डी बिल्कुल सही आंसर है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा करके हमारे उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को कैसे याद रखना है। वनों की कटाई से क्या परिणाम होते हैं? वनों की कटाई से क्या परिणाम होते हैं? तो इसमें तो बताने की ज़रूरत नहीं है, सभी लोग अपना सोच करके बता ही सकते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी सूखा, बाढ़, मृदा अपरदन। सबसे ज़्यादा इसमें खतरनाक होता है मृदा अपरदन, ठीक है। तो यहाँ पे डी बिल्कुल सही आंसर होगा, उपरोक्त सभी। निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग में सबसे ऊंचे शिखर स्थित है? तो देखिए, इसको लॉजिकली आप समझ सकते हैं कि सबसे ऊंचे शिखर हमें कहाँ देखने को मिलता है? माउंट एवरेस्ट है। तो माउंट एवरेस्ट पड़ता है कहाँ पे? नेपाल में, यानी कि वो आपका नेपाल हिमालय का क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपाल हिमालय। बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय राज्य में दूसरी सबसे लंबी मुख्य भूमिगत तटीय रेखा? वैसे तो सबसे ज़्यादा हम जानते हैं कि गुजरात का होता है, लेकिन यहाँ पे दूसरी पूछा गया, इस वजह से ऑप्शन डी पे जाएंगे, आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर है। अगर पूछा था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है, तो डायरेक्ट हम आंध्र प्रदेश को टिक करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे भारतीय में पूछा गया दूसरा, तो इसलिए हम आंध्र प्रदेश पे जाएंगे, वैसे गुजरात होता है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है? हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है किसे? तो सही आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन ए, समुद्र के भीतर के जो भूकंप होता है, समुद्र के भीतर भूकंप, उसे हार्बर वेव के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए पे जाएंगे। अगला प्रश्न कि बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले किस राज्य में स्थित है? बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध कार्ले जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में पड़ता है कार्ले, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उसे क्या नाम दिया गया? तमिलनाडु में शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो वैसे तो हम जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है, लेकिन तमिलनाडु जो है उसमें दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है, उसे लौटते हुए मानसून उत्तर पूर्वी मानसून के कारण यहाँ पे वर्षा देखने को मिलता है। इस वजह से ऑप्शन सी पे जाएंगे। सी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। निम्न में से किसे मार्स गैस के नाम से भी जानते हैं? मार्स गैस के नाम से किसे जाना जाता है? और ये बहुत बार पूछा गया, मीथेन, ठीक है। मीथेन जो होता है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूटेन, जिसको हम लोग ब्यूटेन और प्रोपेन के मिश्रण को एलपीजी में मिलाया जाता है और मुख्य जो घटक होता है वो ब्यूटेन होता है। और जो लाइटर होता है, सिगरेट का लाइटर जो होता है, उसमें भी आप देख लेंगे तो ब्यूटेन ही भरा जाता है, ब्यूटेन होता है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बनता है? पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर के बनता है? ध्यान दीजिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र किससे मिलकर बनता है? जीवीय समुदाय और उनके निर्जीव घटक के से मिलकर के बनता है। ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत यहाँ पे अलग करता है? अच्छा, क्वेश्चन फिर से ये रिपीट हो गया, तो चलो कोई नहीं, राइट आंसर आपने देखा था, 10 डिग्री चैनल करेक्ट आंसर। चलो यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बताइए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊँची चोटी जो है सैंडल पीक, सैंडल पीक वो किस मतलब उसका लोकेशन क्या है आपको ये बताना है, ठीक है। कहाँ पर पड़ता है आपको बताना है, उत्तरी अंडमान, दक्षिण अंडमान, लघु अंडमान, मध्य अंडमान, इस तरह से बताना है। सही आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएगा कि सैंडल पीक कहाँ पर पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है? ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को कौन सा जलद मरुमध्य अलग करता है? अलग करता है, यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। बांस जलद मरुमध्य जो है वो अलग करता है ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। विश्व आर्थिक मंच का गठन किस वर्ष किया गया था? विश्व आर्थिक मंच का गठन जो है, जिसको हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के नाम से जानते हैं, फोरम, तो इसका गठन हुआ था 1971 में। 1971 में। नीचे कमेंट करके बताइए इसका मुख्यालय कहाँ पर पड़ता है। भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत में सबसे पुराना बांध कौन सा है? भारत का सबसे पुराना बांध होता है ग्रैंड एनीकट, जिसको कलनाई के नाम से भी जानते हैं, कलनाई बांध, तमिलनाडु में। ऑप्शन डी सबसे पुराना बांध माना जाता है। चोल के समय में ही माना जाता है कि चोल के समय में ही इसको निर्माण किया गया था। एक तत्व के परमाणु में 19 प्रोटॉन और 20 न्यूट्रॉन है, तो इसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? जो द्रव्यमान संख्या होता है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, यानी कि 19 प्लस 20 को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ पे 39 बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ऑप्शन ए। हाल ही में शहीद आज़ाद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि करंट के कुछ क्वेश्चंस को भी इंक्लूड कर दीजिए, तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस करंट के भी इंक्लूड कर देंगे। तो शहीद आज़ाद चंद्रशेखर की भव्य प्रतिमा का अनावरण जो कि स्थापित किया गया भोपाल में, भोपाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना किस राज्य सरकार ने की है? तमिलनाडु बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तमिलनाडु। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लेजेंड नामक पुस्तक किसने लिखा? दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ अ लीजेंड जो कि नामक पुस्तक किसने प्रकाशित की है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा फैसल फारूकी, फैसल फारूकी, ऑप्शन सी पे जाएंगे, फैसल फारूकी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए? विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन नियुक्त हुए? तो इंदरमीत गिल, इंदरमीत यहाँ पे गिल बिल्कुल सही होगा, ए पे जाएंगे, इंदरमीत गिल। हाल ही में किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है? किसने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 किसने जीता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन ए, कौशिक राजशेखर, कौशिक राजशेखर ने वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2022 जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी पौधे के किस भाग में अधिकांश प्रकाश संश्लेषण होता है? रेगिस्तानी पौधे के किस भाग में अधिकांश प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या बनेगा राइट आंसर? रेगिस्तानी पौधे के किस भाग में अधिकांशतः प्रकाश संश्लेषण होता है? तो तना में होता है, तना में होता है, ऑप्शन सी पे टिक करेंगे। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को किस नाम से जानते हैं? कोई कमेंट करके बता सकता है तो बहुत अच्छी बात है। रेगिस्तान में उगने वाले पौधे को किस नाम से जाना जाता है? गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? बताइए, गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? गिरना परियोजना का संबंध महाराष्ट्र से होगा, ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट वन कि निम्नांकित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान दीजिएगा, नहीं आता है, भारत और नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हम किसे टिक करेंगे? ऑप्शन डी पे जाएंगे, चुखा परियोजना। ठीक है, चुखा परियोजना का संबंध यहाँ पे भूटान के साथ होता है, ना कि नेपाल के साथ, तो यहाँ पे डी पे जाएंगे, ऑप्शन डी, चुखा परियोजना। आज की इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? हिडकल परियोजना जो है वो किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर क्या बनेगा? हिडकल परियोजना घाटप्रभा नदी पर स्थित है, ऑप्शन ए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किया। आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों को अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट रखिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।